वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे आखिर क्यों कैरियर ने मोदी गवर्नमेंट के ऊपर केस कर दिया है। फिर हम बात करेंगे एनएसडीएल में हुए एक ट्रेजेडी की। फिर हम बात करेंगे टीसीएस की। अनिल अंबानी के शेयर्स एक साल में 125% की रैली कर गए। फिर हम बात करेंगे जियो ब्लैकरॉक की। फिर हम बात करेंगे आखिर डैसॉल्ट एविएशन में 1% का जंप क्यों देखने को मिला। फिर हम बात करेंगे स्कोडा की। तो चलिए आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है टीसीएस की। टीसीएस 10 जुलाई को अपने Q1 FY26 के रिजल्ट्स के साथ अर्निंग्स सेशन की शुरुआत करेगा। एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस क्वार्टर में अर्निंग्स 10% ईयर ऑन ईयर बढ़ेगी। वहीं पे अगर हम निफ्टी 50 कंपनीज की बात करें तो वहां पे जो अर्निंग ग्रोथ है वो मॉडेस्ट रहने का अनुमान है। मॉडेस्ट यानी कि 5% के आसपास। और टीसीएस ही नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनीज जुलाई में अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगी। जैसे 14 जुलाई को HCL टेक्नोलॉजीज, 15 जुलाई को HDFC लाइफ और ICICI ग्रुप फर्म्स भी। जैसे कि जब मैंने ग्रुप फर्म बोला तो आप ये समझ लो कि ICICI बैंक के अंडर जो भी उनकी एसोसिएटेड कंपनीज हैं उनका भी रिजल्ट 15 जुलाई को ही आएगा। जैसे ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस और ICICI प्रोडिलेंट लाइफ इंश्योरेंस। और 19 जुलाई को HDFC बैंक और ICICI बैंक भी अपने रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे। और अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस 23 जुलाई को अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। फिर हम देखेंगे टीसीएस और इन्फोसिस के बीच में कौन अच्छा परफॉर्म किया है। और इसकी बिजनेस न्यूज जाननी होगी अगर आपको तो आपको हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना होगा। वहीं पे नेस्ले इंडिया की बात करें तो वो अपने Q1 रिजल्ट्स 24 जुलाई को डिक्लेयर करेंगे। तो मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी नजर सिर्फ दो सेक्टर्स पर बनी रहेगी। पहला आईटी सेक्टर और दूसरा BFSI सेक्टर। अगली बिजनेस न्यूज है एनएसडीएल की। और एनएसडीएल के इन्वेस्टर्स के साथ कमाल का खेल हो गया है क्योंकि एनएसडीएल के अनलिस्टेड शेयर्स आईपीओ से पहले ही 20% नीचे गिर गए हैं। यानी कि पहले अनलिस्टेड मार्केट में जो एनएसडीएल के शेयर प्राइजेस थे वो 1250 रुपए के आसपास थे, लेकिन अब 975 रुपीज से 1000 रुपीज के रेंज में ये शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। तो हैरानी कर देने वाली बात थी ये, क्योंकि जो इनका आईपीओ है वो जुलाई के एंड से पहले ही लॉन्च हो जाएगा, जिसमें 3750 से लेकर के 4000 करोड़ रुपीस तक का पैसा रेस किया जा सकता है। और आईपीओ के प्राइस की बात करें तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो प्राइस बैंड होगा वो 750 रुपए से 800 रुपए के आसपास हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टर्स को जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो ये कि ये आईपीओ पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल होगा, जिसमें IDBI, NSE, SBI जैसे इन्वेस्टर्स अपना स्टेक बेचेंगे। वहीं पे अगर हम एनएसडीएल के प्रॉफिट्स या फिर रेवेन्यूज के तरफ ध्यान दें तो एनएसडीएल का नेट प्रॉफिट FY25 में 343 करोड़ रुपीस था। और अब आईपीओ के बाद ये स्टॉक NSE और BSE पर लिस्ट हो जाएगा। एनएसडीएल और CDSL यही दो कंपनीज है और ये दोनों अभी डिओपॉली बनाते हैं। तो देखते हैं डिपॉजिटरी बिजनेस इन लोगों का कितना अच्छा जाता है। और आप कमेंट सेक्शन में बताओ आप एनएसडीएल में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो या फिर नहीं। चलते हैं अब अगले बिजनेस न्यूज के तरफ। 31,580 करोड़ के लोन फ्रॉड के बाद अनिल अंबानी की रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के शेयर्स ने एक साल में 125% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। और अगर आप इस लोन फ्रॉड के बारे में जानना चाहते हो तो सामने स्क्रीन पे थंबनेल दिख रहा है, ऊपर आई कार्ड पे वीडियो का लिंक है, आप उस वीडियो को जरूर देखना। और उस वीडियो में आपको पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर एक चीज पता चल जाएगी। तो अगर आप एयरटेल, जियो या फिर VI में इन्वेस्टेड हो तो वो वीडियो आपके लिए मस्ट है देखना। अब बात करते हैं रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा की। देखिए इतने अच्छे परफॉर्मेंस तो इन कंपनीज ने दी है, लेकिन एक चीज मैं आपको और बताऊं कि डेप्थ कम करने और रिस्ट्रक्चरिंग के बाद ही इन कंपनीज में प्रॉफिट हुआ और इन कंपनीज ने कम बैक भी किया। तो हमें ये पता चलता है कि डेप्थ का होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए हो सकता है। रिलायंस पावर की बात करें तो रिलायंस पावर ने 3,872 करोड़ रुपीस का लोन चुकाया और 126 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट भी दिखाया। वहीं पे रिलायंस इंफ्रा की बात करें तो रिलायंस इंफ्रा ने 4,387 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट किया। साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर में उन्होंने नए प्रोजेक्ट्स भी लिए। अगली बिजनेस न्यूज है कैरियर इंडिया की। कैरियर एक एसी बनाने वाली कंपनी है और इसने मोदी सरकार के खिलाफ कोर्ट केस किया है, क्योंकि न्यू ई वेस्ट रूल्स जो है उसमें रिसाइकलिंग के
चार्जेस 3 से 4 गुना बढ़ा दिए गए हैं। और सिर्फ कैरियर नहीं, सैमसंग, एलजी, डाइकेन, वोल्टास ये सब भी बहुत चैलेंज फेस कर रहे हैं जब से गवर्नमेंट ने नए ई वेस्ट रूल्स को लागू किया है। कंपनीज का कहना है कि ये नए रूल्स उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन डालते हैं और ये बहुत ही ज्यादा अनफेयर है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने 22 रुपए प्रति केजी का मिनिमम रिसाइकल चार्ज फिक्स किया है, जबकि ये कॉस्ट पहले कम थी। और ये जो पूरा केस है वो दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए तैयार है। और जब मैंने ये न्यूज सुनी तो मुझे ये न्यूज बहुत ही बुरी लगी, क्योंकि किसी कंपनी के लिए अगर फाइनेंशियल बर्डन हो जाए तो ये अच्छी चीज नहीं है। फिर मैंने ये ध्यान दिया कि यार ये तो ई वेस्ट की बात चल रही है और इंडिया में पॉल्यूशन और वेस्ट तो बहुत ज्यादा है। फिर मैंने कंपेयर करने की कोशिश की और मैंने कुछ डेटा निकाला इंटरनेट से। हो सकता है ये डेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, क्योंकि मैंने वेबसाइट से निकाला है और फिर आप लोगों के लिए उस डेटा को मैंने INR में कन्वर्ट किया है। अब जापान में दूसरी करेंसी चलती है, चाइना में दूसरी करेंसी चलती है, यूएस में दूसरी करेंसी चलती है, तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा ये करेंसीज को कन्वर्ट करने में, डेटा कलेक्ट करने में। तो अब इंडिया में 22 रुपए प्रति केजी का मिनिमम रिसाइकिल चार्ज फिक्स किया गया है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट में यही चार्ज 5 गुना है, यानी कि 110 रुपए प्रति केजी। चाइना में देखें तो 33 रुपीज पर केजी और जापान में देखें तो 2100 से लेकर के 2300 रुपीज पर अप्लायंस है। तो इंडिया में अभी भी रेट्स काफी सस्ते हैं एज कंपेयर टू दीज कंट्रीज। हालांकि अगर हम दूसरे नजरिए से देखें तो आप ये भी कह सकते हो वहां के लोगों की इनकम काफी ज्यादा है। इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा भी प्राइस ऊपर नीचे होता है तो सामान बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, अब हम चलते हैं अगले बिजनेस न्यूज की तरफ। लेकिन ये जो डेटा मैंने कलेक्ट किया है इसमें बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट लगा है, और अगर आप हमारे इस एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो प्लीज लाइक बटन पे हिट जरूर करना। अब चलते हैं जियो ब्लैकरॉक से रिलेटेड न्यूज की तरफ। जियो ब्लैकरॉक ने अपने पहले NFO यानी कि न्यू फंड ऑफर के जरिए 17,800 करोड़ रुपए रेज किए हैं, जो 3 डेप्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हुए। पहला था ओवरनाइट, दूसरा लिक्विड और तीसरा मनी मार्केट। और ये जान के आप हैरान हो जाओगे कि इस NFO में 90 से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल और 67,000 से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स ने हिस्सेदारी ली। और अगर रिटेल इन्वेस्टर आ रहा है तो आप फिर समझ जाओ कि सिचुएशन कैसी होगी। अब सिचुएशन कैसी हुई है वो समझाता हूँ। देखिए, ये जो NFO है वो डेप्ट फंड सेगमेंट में सबसे बड़े ऑफर्स में से एक था, जिससे अब जियो ब्लैकरॉक टॉप 15 एसेट मैनेजमेंट कंपनी में से एक बन गया है। और ये ज्वाइंट वेंचर जियो फाइनेंशियल और US बेस्ड ब्लैकरॉक का ज्वाइंट वेंचर है, जैसा कि मैंने पहले के बिजनेस न्यूज में आपको समझाया था। बट न्यूज ये निकल के आ रही है कि ये फंड्स शॉर्ट टर्म रिटर्न्स और लिक्विडिटी के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगली बिजनेस न्यूज है डैसॉल्ट एविएशन की। और डैसॉल्ट एविएशन के जो इन्वेस्टर्स है ना वो बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि डैसॉल्ट एविएशन के शेयर्स में 1% का जंप आया। और खुशी इसलिए नहीं है कि 1% का जंप आया, खुशी इसलिए है कि भारत ने राफेल जेट्स के गिरने की खबरों को पूरी तरीके से गलत बता दिया। और ये खबर आई कैसे थी? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस वक्त क्या हुआ, पाकिस्तान के हाथ राफेल गिरने की अफवाह उड़ गई और ये अफवाहों के चक्कर में डैसॉल्ट एविएशन के जो शेयर्स थे वो नीचे गिर गए। क्योंकि अगर आप ट्रैक देखो तो पिछले 1 महीने में ये स्टॉक 3% नीचे गिरा था। और अब डिफेंस सेक्रेटरी ने इन सभी अफवाहों को झूठा ठहराया, तो अब मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट बना और ये स्टॉक रैली कर गया। अब जब बात पाकिस्तान की चल रही है तो मैं 2 बिजनेस न्यूज का रेफरेंस देना चाहूंगा। पहला, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सारे ऑफिसेस पाकिस्तान के अंदर बंद कर दिए हैं। ऊपर आई कार्ड पे लिंक है, वो वीडियो जरूर देखो। दूसरा, $230 मिलियन का जो ड्रोन फाइट है वो हुआ है, और उस फाइट के वजह से किस कंपनी को प्रॉफिट होगा वो आपको जानना है तो ऊपर आई कार्ड पे लिंक है। बेसिकली फाइट नहीं हुआ है, ड्रोन्स के बीच में फाइट हो रहा था और फिर अब $230 मिलियन का प्रोजेक्ट किसी कंपनी को मिलने वाला है। उस कंपनी के बारे में अगर आपको जानना है तो ऊपर आई कार्ड में वीडियो का लिंक है, वो वीडियो आप जरूर देखना। अगली बिजनेस न्यूज है स्कोडा ऑटो वोल्क्सवैगन इंडिया
लिमिटेड की, यानी कि SAVWIPL की। जुलाई 2025 से स्कोडा ऑटो वोल्क्सवैगन इंडिया बेंटली कार्स का एक्सक्लूसिव इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर बन गया है और इसके लिए बेंटली इंडिया नाम से एक नई यूनिट बनाई गई है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि एबी थॉमस को इसका ब्रांड डायरेक्टर बनाया गया है और अब बेंटली के नए शोरूम्स मुंबई और बेंगलुरु में खुलेंगे और इन दोनों सिटीज के बाद दिल्ली में भी बेंटली का शोरूम खुलेगा। तो इसका मतलब ये है कुल मिला जुला के कि स्कोडा ऑटो वोल्क्सवैगन इंडिया लिमिटेड अब स्कोडा, वोल्क्सवैगन, ऑडी, पोर्शे, लैम्बोर्गिनी और बेंटली ये सब ब्रांड्स को इंडिया में मैनेज करेगा। पहले ये ऑलरेडी इन सभी ब्रांड्स को मैनेज करता था। तो इन ब्रांड्स में सिर्फ एक नाम और शामिल हुआ है, वो नाम है बेंटली। तो अब एक ही ग्रुप के अंदर ये सारे जो कार्स हैं वो मैनेज होंगे, या फिर आप ऐसा कह लो ये सारे ब्रांड्स मैनेज होंगे। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी बिजनेस न्यूज काफी ज्यादा पसंद आई होगी। आपका कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और हाँ, कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।